गुड मॉर्निंग। तो ये टॉपिक चल रहा था संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण। लगभग बातें कल डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है। और उसका वीडियो और जो भी था वो टेलीग्राम पे डाला गया था। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो बताया गया है, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज सब कैपिटल लेटर में डालिएगा तो टेलीग्राम चैनल का पता चल जाएगा, ठीक है। बोलो ना जी ऐसा। तो जो भेजा गया था टेलीग्राम पे नोट्स, ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि लिख लिए होंगे सब। बोलो ना जी ऐसा। कौन नहीं लिखा है? खड़ा होकर थोड़ा एक बार। जो नहीं आया था और नहीं लिखा है उसके लिए तो कोई बात नहीं, जो आया था और नहीं लिखा है वो खड़ा हो। क्या नहीं लिखे हो? हाँ, महानात्मा है जी, पहले का स्लाइड लिखे हैं। अपने घर में आग लगाओ, दूसरा का चले जाओ। गजब हाल है, जो काम बोला गया उसको पहले करो। तुम क्या नहीं लिखा है जी? लाइट नहीं था, लमटेन था ना। तो लाइट से क्या लेना देना है लिखने का? हाँ, तो रात में खाली पढ़ता है। जब पता था कि रात में लाइट नहीं आएगा तो दिन में पढ़ लेता। फोन चलाया होगा बैठ के खाली। आज तो लिख ही लेगा, कल का नहीं लिखा वो पूछ रहे हैं। तुम बताओ जी, तुम का नहीं लिखा? मोबाइल? मोबाइल चलाए नहीं हो? हाँ, तो जिस दिन काम है उस दिन थोड़े ना चलाया जाता। चार्ज नहीं था तो फोन करता, हम पावर बैंक लेकर आते फिर वहीं पे चार्ज। तुम का नहीं लिखा है जी? हाँ, आधा से बेसी लिख दिए हो। आधा छोड़ दिए हो कि खड़ा करके सर थोड़ा सा हमारा तारीफ करेंगे तो फिर अगले दिन लिखेंगे। बैठो बैठो बैठो। तुम नहीं लिखी है? क्यों? तो फिर लाइट आई नहीं? बैठो। तो अब आंधी तूफान का समय चल रहा है तो लाइट तो ब्रेक होगा ही है। तो जा बाकी जिसका है अभी तो उसमें से आधा ही भेजा गया था, ठीक है। तो पूरा बात 3-4 स्लाइड और है उसका, ठीक है। भेजे थे हम पूरा एक ही बार, फिर बाद में डिलीट कर दिए कि एक ही बार इतना देख के ही डर जाओगे सो फिर तो 5 गो उसमें भेजे थे जो 3-4 स्लाइड शुरुआत के समझाए थे वो, ठीक है। तो बाकी उसका जो है आज सेंड करेंगे, जाके उसको देख लेना है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। और नेक्स्ट अब इसमें बात करें हम आगे, जहाँ पे कल चर्चा खत्म हुई थी वहीं से आज शुरू होगी। मोबाइल ठिकाने लगा दो उसको अच्छा से। चलाने के लिए मोबाइल चार्ज रहता है ना जी। तो ये तो सब समझे थे ना कल, सारा बात डिस्कस हुआ था। जिसका क्लास छूटा है पीछे या बीच में, रेगुलर वीडियो इसको अपलोड हो रहा है, पूरा इसका नोट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो वहां से देख के पूरा कर लेना। अब तो कोई बहाना मत बनाना कि हमारा छूट गया, ठीक है। तो इसको कर लेना है। तो ये कल बताए थे कि भारत का संविधान बनाना था तो सबसे पहले एक संविधान सभा बनाना था, यानी कुछ लोगों का समूह जो मिलजुल कर भारत के संविधान का क्या करते, निर्माण करते, ठीक है। पीछे डिस्कस हुआ था कि एक व्यक्ति थे एम एन राय, जिन्होंने 1934 में, हालांकि इसकी चर्चा तो चल रही थी पहले से कि भारत का एक अपना संविधान होगा जिसको संविधान सभा एक बनाएगी, लेकिन इसके पहली बार ये चर्चा में 1934 में एम एन राय स्वराज पार्टी के एक सदस्य हुआ करते थे, इनके द्वारा ये बात उठाया गया। आगे चलकर 1935 के कांग्रेस का अधिवेशन में इस बात का डिमांड रखा गया कि भारतीय लोगों को भारत का संविधान बनाने के लिए एक अपना संविधान सभा होना चाहिए। आगे चलकर पंडित नेहरू ने ब्रिटिश से डिमांड किया कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा चुनी गई संविधान सभा हम सेटअप करेंगे, ठीक है।
फिर आगे 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें एक्सेप्ट किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। लेकिन ऑफिशियली 1942 क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि हम युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतेंगे, उसके बाद से भारतीयों के मतलब पूरे भारतीयों को मिलाकर एक संविधान सभा हम एक बनाएंगे जो भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर फाइनली 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम भारत पहुंचती है। वहां के ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। ठीक है। फिर इसने ही सुझाव दिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगा जिसका काम होगा भारत के संविधान का निर्माण करना। तो फिर अंततः इसी के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। कल की क्लास में हम बताए थे कि प्रत्यक्ष मतदान कराना 1946 में इतना इजी नहीं था, क्योंकि चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, देश का बंटवारा अकाली ये सब ये प्लान चल रहा था। इसलिए 11 प्रांतों में जो चुनाव हुआ था और वहां के विधानमंडल के जो सदस्य चुने गए थे, ऐसी समझौत मतलब ऐसी बात बनी कि जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य हैं वही आगे चलकर मतलब जो संविधान सभा के मेंबर है उनका क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। सीटों का डिसीजन ये सब हो गया था। ठीक है, इस सब के बारे में भी बता दिए थे। सीटों का डिसीजन कि कितना सीट होगा संविधान सभा में, टोटल कितने लोग बैठेंगे जाकर जो हमारे भारत के संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो ऐसा बोला गया कि देशी रियासत और पूरे भारत को मिलाकर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। अब ऐसे ही हवा में नहीं कि रात को लोग सोए थे और सुबह उठे तो सपने में आया कि 389 सीट होना चाहिए तो 389 सीट आ गया, तो फिर दूसरे के सपने में कोई और डाटा आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो फिर ये फिक्स किया गया कि कितने पॉपुलेशन पर एक सीट होगा, तो फिर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया। हालांकि अब ये फिक्स नहीं था, कल भी बताए थे कि किसी क्षेत्र में अगर 11-12 लाख भी जनसंख्या है तो वहाँ पे एक सीट, कहीं पे 7-8 लाख भी जनसंख्या है तो फिर वहाँ पे एक सीट। यहाँ तक तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया और अंततः इस तरह से डिसाइड हुआ। तो पता चला कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या जाकर बैठेगी कितना? 389। ठीक है, और ये बात हो रहा है कब? नवंबर 1946। नवंबर 1946 में आपको पता है कि पाकिस्तान अभी भारत के साथ ही है, लेकिन कहने का मतलब कि इस संविधान सभा में भारत और पाकिस्तान, जो आगे चलकर पाकिस्तान अलग होगा, दोनों के मेंबर इसमें क्या है? शामिल। अब ये 289 लोग कहाँ से आएंगे? तो इसका डिवीजन किया गया था कि 296 जो मेंबर होंगे वो आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से। इसको ब्रिटिश क्षेत्र भी कहा जाता था, क्योंकि पूरे भारत के मानचित्र पे जाओगे तो पीछे भी बताए थे कि ब्रिटिश इस पूरे भारत के मानचित्र के लगभग 2/3 हिस्से पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष मतलब सेंस कि उनका अपना गवर्नर प्रांत पूरा सेटअप होता था और उसके माध्यम से उस पर प्रशासन चलाते थे। बाकी रिमेनिंग 1/3 जो पार्ट था वहाँ पे देसी राजा महाराजा या देसी रियासतें काम कर रही थी, जो पूरी तरह से तो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो ब्रिटिश का अधीन रहकर अपना काम वगैरह वहाँ पे करते थे। 2/3 क्षेत्र था, ब्रिटिश ने इसको टोटल 11 प्रांतों में बांट रखा था। ठीक है, तो बताया कि हमारा जो एरिया है ब्रिटिश प्रांत, वहां से टोटल आएंगे कितना? 11 प्रांतों से 292 मेंबर आएंगे। ठीक है, और जैसे अभी का केंद्र शासित प्रदेश है वैसे ही छोटे छोटे क्षेत्र ब्रिटिश का, तो उसको ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो बोला गया कि 4 मेंबर वहां से आए, तो 292 और 4 कितने हो गए? 296। बाकी 93 बोला गया कि ये देसी रियासतों के राजा महाराजा इसको मनोनीत करके भेजेंगे। एक होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत। जैसे वर्तमान में भी ये व्यवस्था है। लोग राज्यसभा में अब जाएंगे तो राज्यसभा की 245 सीट है, अभी कितना? 245। 245 सीट में से 233 लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, बच गए कितना? 12। ये 12 लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट में इसको। इसका क्या मतलब हुआ? चुनाव के माध्यम से जाएंगे, मतलब इनका निर्वाचन होगा, या तो प्रत्यक्ष हो या तो अप्रत्यक्ष हो। कल बताए थे प्रत्यक्ष मतलब जनता अपना वोट करे, अप्रत्यक्ष मतलब जनता के चुने प्रतिनिधि अगले प्रतिनिधि का चुनाव करे। सिंपल सा फंडा।
लेकिन जहां पे चुनाव न हो, जैसे राष्ट्र, ये 12 सदस्य जो होते हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर देता है, नॉमिनेट कर देता है। अब ये 12 लोग कौन कौन होंगे ये भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के सपने में और किसी को ले जाकर भेज दिया, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 4 क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति काम ये खुद से नहीं करता है, उसके लिए प्रॉपर मंत्रिपरिषद है, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, जो सजेस्ट करती है, और उन्हीं के सजेशन के आधार पर इन 12 लोगों की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, मनोनीत होना, नॉमिनेट होना, मतलब इनका कोई चुनाव नहीं हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो वैसे ही ये जो 93 मेंबर थे, इनका कोई चुनाव नहीं हुआ। इनका तो चुनाव हुआ, मुद्दा बनता है ना 296, ब्रिटिश प्रांतों में जो लोग चुने गए थे उनके द्वारा ये चुने गए थे। हालांकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, लेकिन अप्रत्यक्ष तो हुआ था ना। बोलो राजेश नो। तो इनका तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से मनोनीत। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे कि मनोनीत? कितने लोगों को लगता है निर्वाचित? हाथ उठा। कितने लोग तक लगता है कि मनोनीत? और कितने लोगों को लगता है कि दोनों? अब बाकी लोग को कुछ लगता ही नहीं है, दिक्कत ही। दोनों थे ना, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो उसमें ये बनता है कि संविधान सभा के लोग निर्वाचित थे, और मतलब आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। लेकिन ये ऑप्शन में आ जाएगी संविधान सभा के लोग निर्वाचित है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, दोनों में से कोई नहीं, तो क्या आएगा, अप्रत्यक्ष। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का तो चुनाव हुआ था, जो जनता ने नहीं चुना था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आए थे। कितना बात समझ गए? 389। अब ये 389 लोग इसमें होंगे, देखा, जुलाई और अगस्त 2 महीना, जुलाई और अगस्त 1946। ये लोग तो मनोनीत होकर जाएंगे। इन लोगों का चुनाव हुआ, 296 लोगों का इलेक्शन हुआ। ठीक है, इलेक्शन हुआ, तो फिर इसका रिजल्ट भी आया। तो रिजल्ट में यहाँ पे देखो, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव विधान सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। दिख रहा है ना ये? इस चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208 से। कितना में? 296, क्योंकि बाकी सब क्या थे, मनोनीत। 208 सीट। मुस्लिम लीग को कितना? 73, तथा 15 सीट अन्य दलों को मिली, जिसमें 8 निर्दलीय थे और 7 अन्य थे। ठीक है, निर्दलीय मतलब जो किसी भी दल से न हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्दलीय। प्राप्त हुआ। इस पूरे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, और एससी की जनसंख्या, संख्या थी कितना, 36, और एसटी की जनसंख्या थी 33। ठीक है, तो ये डाटा ये पूछा गया एक बार, महिलाओं की संख्या। तो हमारे भारत के संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी। अब उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, जनसंख्या तो है 50%, तो कायदे के हिसाब से 50% उसमें रहना चाहिए, तब ना। बोलो ना जैसा। लेकिन 50% नहीं, केवल 15 था, 15 था। ठीक है, तो उस समय थोड़ी सी मतलब कमी थी एजुकेशन और इस सब में, लेकिन फिर भी 15 लोग इसमें शामिल थे। इलेक्शंस हो गया। नवंबर 1946 तक संविधान सभा का गठन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा के गठन के लिए 389 सदस्यों में से 296 लोगों का चुनाव हुआ, जुलाई अगस्त 1946। उसके बाद से नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ। फाइनली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। संविधान सभा का कार्य क्या है? भारतीय संविधान का क्या करना, निर्माण करना। तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली, जो अभी का पार्लियामेंट है, कल जो वीडियो आपको दिखाए थे देखे होंगे, तो उसका पहले लेक्चर में ही सबका जितना हम बात बता रहे हैं वो सारा बात माहौल बनाया गया उसमें। कोई खोल के देखा भी है? बहुत बढ़िया, ये सब नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर जानकारी हासिल हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। पढ़तम सो भी ना मरतम, ना पढ़तम सो भी मरतम, तो जीवा शाश्वत काहे करंतम। ऐसा नहीं ना सोचते हो? जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, तो जीव को इतना कष्ट काहे देना है, आराम से चादर तान के सो यार। महान आत्मा 10 को वीडियो थे यूट्यूब पे बोले थे, उसमें से इक्का दुक्का भी तो देखना चाहिए ना।
उसमें बहुत सारा चीज वहां से सीखने को मिलता है। उसमें जो वक्ता बोल रही हैं उनका भाषा शैली, कैसे शब्द का सिलेक्शन, ताकि कद्दू को आज देख लेना। ठीक है, पहली बैठक हुई दिल्ली, जो पुरानी पार्लियामेंट थी वहीं पे। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि अभी अध्यक्ष का चुनाव करना था, इनको फिलहाल अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया तथा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग। कब? दिसंबर 1946 की बात चल रहा है। पाकिस्तान के लिए डिमांड तो पहले से ही चल रहा था, इसलिए जो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से क्या किया? बहिष्कार किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, 284 के आसपास मेंबर या फिर इसी के आसपास मेंबर उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट, तो पहला मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। नेक्स्ट, इसका दूसरा मीटिंग होगा 11 दिसंबर 1946 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष तथा 2 लोगों को उपाध्यक्ष चुना गया। HC मुखर्जी और BT कृष्णा स्वामी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तथा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया। ये मेंबर नहीं थे संविधान सभा के, केवल संवैधानिक सलाहकार। बात समझ में आ गया? तो 2 मीटिंग हो गया, 9 दिसंबर 1946 को पहला और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा। पहले में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव हुआ, दूसरे में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन गया। अब इनको अध्यक्ष बोलिए चाहे अस्थायी अध्यक्ष बोलिए, दोनों बात एक समान है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, ढूंढना नहीं है कि अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। अध्यक्ष पूछे मतलब डॉक्टर राजेंद्र। जहाँ पे अस्थायी पूछना होगा वो खुद मेंशन करके देगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। नेक्स्ट, तीसरा मीटिंग होगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नाम सुने ही होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। जो अभी आप भारत का प्रियम्बल देखते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना, आगे पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक वही है। तो प्रियम्बल और उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत के पूरा एक संवैधानिक खाका प्रस्तुत किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है वो पूरा हमारा संविधान का निचोड़ है, हमारे संविधान का एक सार है, उसका पूरा निचोड़ लिखा गया है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब एक प्रस्तुत किया इसको। ठीक है, इसके बाद जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यहीं से संविधान सभा की प्रक्रिया क्या हुई? आरंभ हुई। मतलब संविधान बनाने की अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इस पे डिस्कशन के साथ 22 जनवरी 1947। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जनवरी 1947। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हीं के द्वारा संविधान सभा का प्रारूप, मतलब प्रारूप कमेटी अलग थी, संविधान सभा का पूरा खाका वगैरह कैसे होगा सलाहकार थे, इन्होंने ही इस पे सजेस्ट किया था। नेक्स्ट, सर अच्छा ये तो हो गया। प्रांतों एवं देशी रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था और सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित, शुरुआत में ही बताए थे। सामान्य तो फिक्स नहीं था, हालांकि 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सामान्यतः 10 लाख पे। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत था जो संविधान सभा में अपना सदस्य नहीं भेजा। कल बताए थे कि भारत के मानचित्र पे लगभग 565 देशी रियासत थे, छोटे मोटे मिलाकर देशी राजा महाराजा, जिसमें कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 200, 400, 500 भी थी और कुछ ऐसे हैदराबाद जैसा बड़ा देशी रियासत भी था जिसकी जनसंख्या करोड़ों में थी। ठीक है, ये पूरा बेल्ट यहाँ पे हैदराबाद देशी रियासत के नाम से जाना जाता। तो ये महोदय ने संविधान सभा में कोई अपना मेंबर नहीं भेजा। अब ऐसा नहीं कि नहीं भेजे तो काम आगे नहीं हुआ, संविधान सभा का तो मीटिंग हुआ ही। सबसे ज्यादा कहां से भेजे थे? मैसूर देशी रियासत था, जहां से सबसे सर्वाधिक मेंबर गए थे, कितना? 7। त्रावणकोर से गए थे कितने? 6। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों का विभाजन किया गया था। 3 कैटेगरी में पूरे संविधान सभा के सदस्यों को बांटा गया था। पहला सिख,
दूसरा मुस्लिम्स, और बाकी जितने बच गए उनको जनरल या सामान्य माना गया था। ठीक है, ईसाई वगैरह, एंग्लो इंडियन, भारत के अलग मतलब हिंदू जाति के, सबको हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, सामान्य। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक है, प्रांतों में सबसे ज्यादा किस प्रांत से? 11 प्रांत थे ना टोटल, बोलो ना जैसे 11 प्रांत मतलब 11 राज्य उस समय थे। तो किस राज्य से सर्वाधिक गए थे? तो इसमें सर्वाधिक गए थे किससे? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम सुने? कौन? उत्तर प्रदेश। अभी का जो उत्तर प्रदेश है ना, उसी को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। मध्य प्रदेश था, उसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सीट वहाँ से कितना? 55। उसके बाद से मद्रास से 49। बिहार से भी कितने लोग संविधान सभा भाग लिए थे? 36। ये जो डाटा याद तो जरूर रखिएगा, बिहार वाले एग्जाम में कभी पूछता है। याद तो करेगा। संविधान सभा के गठन भी हो गया, चुनाव भी हो गया, सब लोग इसमें कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन आगे चलकर पता है कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया, पता है ना। नेक्स्ट, आजादी के बाद एक प्लान लाया गया जिसका नाम था डिक्की बर्ड योजना। ठीक है, इस योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अलग देश बना है तो वो अपना अलग संविधान बनाएगा ना। तो भारत के संविधान सभा दिल्ली में, तो अपना इस्लामाबाद में बैठ के अपना संविधान बनाएंगे सब, बोलो ना जैसे। तो उनकी जितनी जनसंख्या उधर जाएगी पाकिस्तान में, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, तो उतने लोगों को पाकिस्तान, उतने लोगों को क्या कर दिया जाएगा? अलग। हमें समझा रहे हैं, मैं समझ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों की संविधान सभा क्या हो जाएगी? अलग, भारत की अलग, पाकिस्तान की अलग। अंततः आजादी के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, मतलब दोबारा से अब इसको गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई, 299। ठीक है, जिसमें से 229 सदस्य प्रांतों से और बाकी 70 सदस्य कहाँ से? देशी रियासत से। समझ में आया? बोर्ड पे कहने का मतलब कि 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो पाकिस्तान तो अलग देश बन गया, अलग देश बन गया तो वहाँ की संविधान अलग होगा, अलग होगा तो फिर वहाँ की संविधान सभा वहाँ की संविधान बनाएगी। इसलिए जितने मेंबर उस एरिया से आते थे, जो एरिया पाकिस्तान में गया, उन सारे लोगों को भारतीय संविधान सभा से अलग कर दिया गया। और भारत का अपने संविधान 31 अक्टूबर 1947 को फिर से इसको पुनर्गठन किया गया और टोटल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कितना? 299। अब 299 तो इसमें प्रांत थे, तो प्रांतों से टोटल थे 229 और बाकी जो बचे वो कहां से आने थे? देशी रियासतों से। बाकी 90 मेंबर कहां गए? सॉरी 299 है तो 89 कितना? 90। टोटल पहले कितना था? 389। तो 89 उधर से और 11 इधर से कितना हो गए भाई? 100 हो गए। अच्छा, एक इधर से तो कितना? 90। तो 90 सदस्य सब किधर चले जाएंगे? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या वहां की संविधान सभा। यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, प्रांतों से आने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रांत के विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया गया था, जबकि देशी रियासतों से आने वाले प्रतिनिधि देशी राजा महाराजा द्वारा मनोनीत किए गए थे। ये तो पीछे भी चर्चा हुआ है। नेक्स्ट, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप पर विचार कर अपनी रिपोर्ट पेश की। अब देखो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा। पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, फिर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, फिर 22 जनवरी 1947 से उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान के खाका पे चर्चा क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? प्रक्रिया आगे बढ़ा। संविधान के बनाने के लिए संविधान सभा में अलग अलग बातों पे पूरा एकदम डिस्कशन स्टार्ट हुआ। इसमें आगे पढ़ेंगे। अब एक ड्राफ्टिंग अलग अलग कमेटी बनी हुई थी, अलग अलग काम के लिए। संविधान सभा में ही अलग अलग ग्रुप बना था। हम ये समझा रहे हैं, मैं समझ रहे हैं। 8-9 लगभग समितियां बनी हुई थी, जिसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको संविधान का पूरा ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कहाँ पे कौन सी चीज एकदम अरेंज वे में होनी चाहिए, इसकी ड्राफ्टिंग
करने के लिए बनी थी। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम बनी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इन लोगों ने संविधान पे पूरा चर्चा वर्चा करने के बाद पूरा अपना संविधान का एक खाका, एक ड्राफ्ट तैयार करके 21 फरवरी 1948 को इसको रिपोर्ट अपना पेश किया। अब इनके द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट पर आगे फिर से संविधान सभा में चर्चा होगा कि ये हमारा सब ड्राफ्ट बनकर तैयार है और इस पे फिर से दोबारा से चर्चा स्टार्ट होगा। अब जो चर्चा के बाद से जो फाइनलाइज किया जाएगा वही चलकर अब मेन हमारे संविधान में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। नहीं समझे? ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी संविधान बनाने का पूरा डिस्कशन, उसके बाद से फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा संविधान का एक खाका, एक ड्राफ्ट क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया और फिर उसी ड्राफ्ट पे कि ये सब सही है कि गलत है, कहाँ पे क्या होना चाहिए और भी डिस्कशन करने के लिए फिर उसको संविधान सभा में क्या किया गया, लाया गया। ठीक है, तत्पश्चात 4 नवंबर को इस पे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक इस पे पहला वाचन हुआ। वाचन मतलब संविधान को पढ़ा गया कि ये बातें यहाँ पे ये सारी चीजें शामिल है, इसी को बोलते हैं कि प्रथम वाचन हुआ। ठीक है, प्रारूप समिति 29 अगस्त को नियुक्त की गई थी, तो इसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 21 फरवरी 1948। तो पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 5 दिनों तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अब से 1948 से शुरू होगा और 49 तक कंटिन्यू चलेगा। अब आपको क्या लगता है रोज रोज ये काम होता नहीं, बीच बीच में छुट्टी था, छुट्टी भी होता होगा, लेकिन इतना मतलब यहां से यहां तक इसका सेकंड वाचन चला। संविधान के प्रारूप पर तीसरा और अंतिम वाचन, मतलब 3 बार वाचन हुआ, अब तो समझ में आ गया। तीसरा व अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को क्या हुआ, आरंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया और इस समय संविधान सभा में टोटल कितना 284 सदस्य उपस्थित थे। कहने का मतलब कि संविधान पर 3 वाचन हुआ और तीसरा और अंतिम वाचन शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 से और ये खत्म हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान पर वाचन कंप्लीट हो गया तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के द्वारा जब 284 मेंबर उपस्थित थे, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया। अभी सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर होगा 24 जनवरी को। लेकिन संविधान सभा के द्वारा हमारा भारत का संविधान पारित कब कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को। वर्ष 2015 से मोदी जी के आने के तुरंत बाद 26 जनवरी को चूंकि हमारे संविधान सभा में संविधान को पारित किया गया था, इसलिए इसको संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस मनाने के लिए अनाउंस किया गया। बात समझ में आया? तो 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। छुट्टी नहीं रहता है लेकिन मनाया जाता है। बोलो ना, जैसे लोग को संविधान को याद वाद करते हैं थोड़ा कि हमारे ही भारत का संविधान है और इस पर बातचीत होती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, सब कुछ एकदम फाइनलाइज, ओके, सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको भारत में लागू करना है, लेकिन लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। रीजन 2 महीना किसका इंतजार किया जा रहा था? जब बन गया था, पारित होगा, तुरंत लागू कर दे, काम खत्म। 26 जनवरी 1950 को पता है आपको रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, क्योंकि भारत का संविधान उस दिन लागू हुआ। किसी को आइडिया क्यों 26 जनवरी को लागू किया गया था? बताओ। बैठो बैठो। हाँ, और कौन हाथ उठाए थे? अब बताओ। हेलो, बात नहीं, क्या क्या हो?
ठीक बेटा, और कोई विचार बताओ। ठीक है, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट ईयर से ब्रिटिश के विरोध के रूप में, हेलो बात नहीं, ब्रिटिश के विरोध प्रतीकात्मक रूप से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो हालांकि स्वतंत्र हुए नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाते थे कि ब्रिटिश को पे थोड़ा सा प्रेशर क्या हो, बने रहे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को पहला हमने इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत, तब से लेकर लगातार प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। अब इधर तो ब्रिटिश हमको 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कर दिया। अब ब्रिटिश से थोड़े ना कहते रुको 26 जनवरी 1948 आने दो, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है इसी दिन, उसी दिन छोड़ के जाना कि हमारा दोनों काम हो जाएगा, हम अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना लेंगे और स्वतंत्र भी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा पॉसिबल थोड़े ना था। भारतीय लोग तो चाहते थे कि भाई जल्दी स्वतंत्रता मिले, किसी गुलामी में आप खट रहे हैं और पता चला कि महाराज राजा छोड़कर चले गए, अब सबका मालिक आप ही हैं, तो जब जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी बेहतर है भाई। अब इंतजार कर, मुहूर्त आने दीजिए तब हमको स्वतंत्र करिए। इसलिए 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और इसको भारतीयों ने एक्सेप्ट भी किया। परंतु आगे चलकर अब ये 26 जनवरी चूंकि हर एक साल हम सेलिब्रेट करते आ रहे थे, तो इसको भी तो टाइम लाइन में लाना चाहिए ना, इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस था। इसलिए 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान यद्यपि बनकर तैयार हो गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के द्वारा पारित भी हो गया, लेकिन इसको होल्ड पे रखा गया कि 26 जनवरी 1950 को इसको हम लागू करेंगे, क्योंकि वो दिन हमारे नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। और अंततः 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ और उस दिन से हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो उस समय जरूरी थे, तो लगभग 14 से 15 आर्टिकल उस समय तुरंत लागू किए गए। सिटीजनशिप और इससे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स थे, उसको 26 जनवरी को लागू किया, लेकिन फाइनली पूरा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार होने के बाद संविधान सभा के द्वारा पारित भी हुआ, परंतु ठीक है, तो ये संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, काफी समय लगा भाई, 3 साल लगभग माना जाता है इसको। ठीक है, तो बीपीएससी में एक बार डायरेक्ट यही देकर पूछ लिया है, तो इसको भी याद रखिएगा, लगभग 300 दिन चर्चा में आता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, संविधान को बनाने में उस समय 64 लाख रुपए के आसपास पैसा खर्च हुआ था। लोगों का वेतन, सैलरी, बाकी सब काम कर रहे हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन विचार हुआ, 3 वाचन हुआ। ठीक है, जो अभी देखे थे हम। संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। सत्र क्या होता है, पार्लियामेंट वाला जब टॉपिक आएगा ना तो वहां पे हम समझेंगे इसको। 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें से अंतिम सत्र को मिलाकर यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है। अंतिम बैठक संविधान सभा कब हुआ, 24 जनवरी। इसको अगर मिला लेंगे तो टोटल सत्र हो जाएगा 12, और इसको स्किप करते हैं तो टोटल सत्र कितने हुए, 11। ठीक है, सत्र मतलब कि कितने, मान लो कि 20 से लेकर 20 नवंबर से लेकर मान लो कि 15 दिसंबर तक एक बार काम हुआ, तो इसको एक सत्र मान लेंगे। फिर 5 दिन छुट्टी है, फिर दूसरा सत्र आ रहा है तो फिर उसको दूसरा, ऐसे करके उस सत्र कैलकुलेट होता है। तो टोटल 12 सत्र। सभा में BR अम्बेडकर के द्वारा अंतिम प्रारूप पेश किया गया, जिस पर 4 नवंबर से ये तो हो गया। इस पर संविधान पहली बार पढ़ा गया, मतलब उस पर वाचन। ठीक है, भारत का संविधान बनाने के लिए कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो इतना आसान काम नहीं था भाई। हेलो, क्या लिख रही है, इतना आसान काम नहीं था। ठीक है, जो संविधान बनकर तैयार हुआ, फिर भी भारत के उस समय के धुरंधर लोगों ने इसको बनाकर तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे। संविधान जब पारित हुआ, कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950।
जब पारित हुआ यानी 26 लिखा भी था यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें टोटल 22 भाग थे। कितने? 22। 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। कब? जब पारित हुआ 1949 में। जो वर्तमान में 25 भाग, क्रमानुसार 22, आगे समझेंगे क्या होता है, लगभग 470 अनुच्छेद, क्रमानुसार 395 आगे आएगा। और अनुसूचियां 8 कितना हो गई हैं? 12। तो 4 गो अनुसूची बढ़ा है, अनुच्छेद भी लगभग 75-70 के आसपास बढ़ा है, ठीक है, और भाग भी लगभग 3-4 बढ़ा है। बोलो ना जी, 22 सा 25 हुआ है 3, ठीक है, उसमें घटा बढ़ा है, दोनों एक साथ है। आगे समझेंगे भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, क्रमानुसार क्या होता है, संविधान में इसका क्लॉज, सब क्लॉज, ये सब क्या होता है, आगे आएगा, ठीक है। फिलहाल में इतना में दिमाग में रखिए कि जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और लगभग 470 अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया। अभी बोले कि संविधान जिस दिन पारित हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो उस समय के तत्कालीन जरूरत था उसको लागू किया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इस तिथि को इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950, जिसमें निम्नलिखित काम हुआ। क्या क्या हुआ उस दिन भाई 24 जनवरी 1950 को? तो पहला तो राष्ट्रगान को अपनाया गया, जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और एक चौथा काम हुआ कि संविधान पे हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उस संविधान के मतलब उस पे क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो पारित हुआ था 26 नवंबर को, लेकिन ये सारा काम हुआ 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। जैसे ही 26 जनवरी 1949 से भारत का संविधान, तो भारत का ये बन जाएंगे राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति इसको बोला जाता है। ये राष्ट्रपति वाले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि अभी तो चुने गए नहीं थे नियम। जो संवैधानिक प्रक्रिया था कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लोग चुने जाएंगे, के द्वारा चुने जाएंगे, तो न तो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, न तो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, और न तो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था। तो किसी का इलेक्शन हुआ ही नहीं था, तो फिर राष्ट्रपति का कैसे इलेक्शन हो जाएगा? पॉसिबल था? नहीं था। तो इनको अंतरिम राष्ट्रपति बनाएगा, अंतरिम राष्ट्रपति और अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम मतलब कि जब तक कि मुख्य नहीं चुनाव हो जाता है, मेन जो है वो उसका चुनाव नहीं हो जाता, तो उसके कार्यों का जो निर्वहन करता है उसी को अंतरिम के नाम से जाना जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि कांग्रेस का अंतरिम प्रेसिडेंट है या अंतरिम अध्यक्ष है, या किसी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं, तो इसका समझ जाना है कि अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, तो उनके कार्यों के निर्वहन के लिए कुछ दिन ये काम कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? अंतरिम। कोई दिक्कत? तो फाइनली ये राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करने लगे। फिर बाद में चलकर 1951-52 में पहला चुनाव हुआ लोकसभा और राज्यसभा का, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव जब कंप्लीट हो गया, फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो 1952 से एक्चुअल में ये राष्ट्रपति के रूप में फिर दोबारा, ये तो चुने ही गए, ये भी राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति। और फिर 1952 से 5 साल कार्यकाल है, 52 से 57, 57 से 62, 2 बार ये चुनाव जीतकर बने, और एक बार संविधान सभा के द्वारा इनको चुना गया था। तो 3 बार वो राष्ट्रपति के चैप्टर में डिटेल में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई, लेकिन संविधान को पारित किया गया था कब? 26 जनवरी 1949 को, जब पारित किया गया था 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। वर्तमान में ये बढ़कर 25 भाग, 12 अनुसूची और 470 आर्टिकल से अनुच्छेद हो गए। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट, आगे। अब संविधान की किताबों को हाथों से भी लिखा गया है। एक व्यक्ति ने इसको हाथों से लिख दिया, पूरा संविधान का किताब। बाद में उसका टाइपिंग भी हुआ, ठीक है। तो हाथों से सुंदर लिखने की कला को कैलीग्राफी या सुलेखन कला इसको कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने संविधान की किताब को अपने हाथों से लिखा था।
तो जो भी संविधान का किताब है भाई, जिसका राइटिंग बढ़िया होता है उसको पकड़ के लाया जाता है, भैया आप लिखिए। अंग्रेजी भाषा में इसका संविधान लिखा, अंग्रेजी भाषा में, जिसे अंग्रेजी भाषा में इसको लिखा था अपने हाथ से, बात समझ में, जिसे संसद भवन में हीलियम गैस से भरे एक बॉक्स में रखा गया। तो संविधान का जो ओरिजिनल किताब था जो हाथ से इन्होंने लिखा था, अभी आप जाएंगे तो पार्लियामेंट में एक बॉक्स से वो हीलियम गैस के अंदर इसको रखा गया, इसका पन्ने खराब ना हो इसलिए इसको सेफ्टी से इसको रखा गया। भाई इतना मेहनत से संविधान बना था, थोड़ा वो ओरिजिनल कॉपी के आने वाली पीढ़ी को कभी देखने का मन हो तो बॉक्स खोल कर देखे भाई कि कैसा लिखा गया, बोलो ना जी इसमें। तो ये अभी भी रखा हुआ है, कभी कभी आप वीडियो में देखते होंगे इसको। तो ये है इस हिंदी सुलेखन, इसका हिंदी में लेखन किया था बसंत कुमार बैद। तो इन्होंने तो लिखा था किस में, इंग्लिश में, बाद में इसको अलग अलग भाषा में टाइप अप तो करना था, तो अलग अलग भाषा में टाइप अप हुआ, उसका कोई मतलब। इनके पेजों की सजावट नंदलाल बोस और उनके साथी राम मनोहर सिन्हा ने की थी। बस ऐसे ही ये जीके टाइप क्वेश्चन है, फैक्ट के तौर पे दिमाग में रखिए, ठीक है। पेजों की सजावट मतलब चारों तरफ जो डिजाइन की गई है उसकी बात हो रही। अनुच्छेद 393 के अनुसार हमारा देश का संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या किताब के बाहर जो लिखा हुआ है कि ये भारत का संविधान, ये भी बात मेंशन किया गया है आर्टिकल 293 में कि हमारा जो संविधान का नाम होगा उसका नाम होगा कि ये भारत का संविधान, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ और है, संविधान सभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समितियां। अब संविधान सभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण समिति में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, क्योंकि आप फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को माना जाता है भाई, तो ये इनको माना जाए क्योंकि प्रारूप समिति जितना संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ है ना, सब इनके नेतृत्व में या इनके हस्तक्षेप के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है। ये आगे वो वीडियो देखे होते तो आपको उसमें दिखता ये, मतलब जो इलेक्शंस पहले हुआ था तो संविधान सभा में ये इधर ईस्ट बंगाल से चुनकर पहले आए हुए थे, ईस्ट बंगाल से। अब देश का बंटवारा हुआ तो ईस्ट बंगाल चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, तो कायदे से इनको चले जाने पाकिस्तान असेंबली में, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान असेंबली गए नहीं तो इनका सीट वैकेंट हो गया। अब ये संविधान सभा में कैसे जाए भाई, सब लोग टेंशन, भाई इतना पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति भाई संविधान सभा में नहीं होगा, कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो फिर सरदार पटेल और नेहरू लोग ये लोग सब व्यवस्था की, एक सीट महाराष्ट्र के आसपास खाली करवाया गया, फिर इनका उस सीट पे इलेक्शन चुनाव हुआ, फिर ये चुनकर हमारे संविधान सभा में इनको शामिल किया। इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई थी उसी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, ठीक है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया था। इसके अलावा 6 सदस्य और भी थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया। इनके अलावा कितने सदस्य थे, 6, यानी टोटल सदस्यों की संख्या ड्राफ्टिंग कमेटी में कितना, 7। छोटे मोटे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बाकी 6 मेंबर कौन थे, लेकिन पीसीएस और उससे हाई लेवल के एग्जाम में इनका नाम देकर भी पूछ लेता है निम्न में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य था, नहीं था, इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है। तो बाकी 6 मेंबर देखिए, एक तो हो गया बी आर अम्बेडकर, दूसरे पर्सन थे डीपी खेतान, ठीक है। बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जगह पे जो दूसरे व्यक्ति आए उनका नाम था बीटी कृष्णमाचारी, तो देखो। तीसरे व्यक्ति थे बी एल मिश्रा, इन्होंने प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे दिया। इनके पश्चात आगे जो बने उनका नाम था एम माधव राव, तीसरे मेंबर। चौथा के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला और कृष्णा स्वामी अय्यर। ये टोटल 7 मेंबर थे। इनका नाम याद करने का एगो सुनहरा ट्रिक है कि 2 का नाम छांट दीजिए, एगो बी आर अम्बेडकर, एगो मोहम्मद सादुल्ला, ये तो याद ही है, बोलो ना जी। बाकी 5 नाम कृष्णा जी के नाम के, कृष्ण भगवान के नाम के आसपास है। चुनिए, देखिए, कृष्णा स्वामी, ठीक है, सॉरी कृष्णमाचारी, यहाँ पे देखो माधव उन्हीं को कहा जाता है, माधव राव, ठीक है। के एम मुंशी, ठीक है। गोपाला स्वामी, गोपाल भी कहा जाता है, कृष्णा स्वामी, उन्हीं के नाम के आसपास है। तो वहां से भी इसको दिमाग में आप रख सकते हैं। हालांकि नाम इतना अटपटांग देता है, क्वेश्चन को आप पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें सरदार पटेल, पंडित नेहरू, गांधी जी, इन लोगों का नाम डाल देगा कि प्रारूप समिति के भी मेंबर थे, तो वैसे ही दिमाग में, अरे भाई ये तो इसके मेंबर नहीं थे।
तो संविधान की 7-8 जो महत्वपूर्ण समितियां थी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, जिन्होंने पूरा संविधान का ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया। बोलो ना जैसे, हालांकि उसका लिखा कोई और, अब लिखने और टाइप करने से उसका थोड़े ना कहा जाएगा। बात समझ में आ गया? तो पूरा ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और भी कुछ समितियां थी, क्वेश्चन आता है। संघ संविधान समिति, देशी रियासत समझौता समिति के सबके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक परामर्श समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति अस्थायी, जेबी कृपलानी। झंडा समिति अस्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज समिति या तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पटाभी सीतारमैया। इधर कुछ ध्यान आए न आए, ड्राफ्टिंग कमेटी को जरूर याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। टोटल मेंबर थे कितने? 7। एक अध्यक्ष और बाकी 6 मेंबर। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये था पूरा आपका संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण, जो कल से शुरू हुआ था और आज ही आकर खत्म हो गया। बोलो ना जी सुनो, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है आपका, जो सिलेबस आपको लिखाया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दूसरा टॉपिक है और 5वां लेक्चर है। बोलो ना जी उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक, अब आपका काम है इसको जाके पहले पूरा तो पहले लिखें, जो भी इसमें स्लाइड दिया हुआ है। लिखने के बाद एक बार पढ़ें, क्योंकि लिखते समय तो पढ़ते नहीं हो भाई, कान में ईयरफोन लगा के नहीं ना लिखते हो। ठीक है। तो फिर तो लिख ले पहले, उसके बाद से इसको पढ़ें। रुको जी एक मिनट। पढ़ने के बाद उसके बाद से किताब रेफरेंस बुक बोला गया है आपको, या तो लुसेंट है तो लुसेंट, या उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत या बाकी और कोई दृष्टि वगैरह की किताब आप लिए हैं तो एक बार ये चैप्टर खुद से खोलें उस किताब में, एक बार किताब से भी पढ़ें। 2-3 बार पढ़ने के बाद तब क्वेश्चंस पे जाएं। इसका एमसीक्यू कहाँ मिलेगा? तो लुसेंट बताए थे हम, लुसेंट का वो सहोदर भाई है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 60-70 क्वेश्चन आप जाएंगे तो लुसेंट में ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे और इस सब में। तो इस टॉपिक से एक संवैधानिक विकास वाला भी टॉपिक जो खत्म हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, इन दोनों टॉपिक आप साथ में देख लीजिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे क्या पूछने की संभावना है। जब तक क्वेश्चन टच में नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई का कोई विशेष मतलब नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए। बोलो ना जी। और हाई लेवल का क्वेश्चन देखना है तो फिर घटना चक्र आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको प्ले स्टोर से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, घटना चक्र। और जाके दोनों चैप्टर जो खत्म हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास तथा सेकंड टॉपिक भारत के संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण, ये दोनों जाके क्वेश्चंस लगाइए बढ़िया से, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उसके बाद से कुछ इक्का दुक्का पॉइंट्स अगर नोट्स में छूट गया हो तो उसको नोट्स में अपडेट करिए। और इतना काम करके सुबह कल 7 बजे पधारिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा इस स्लाइड में ही। नेक्स्ट सब टॉपिक की हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। संविधान के महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुसूची, इस सब के बारे में। जो कल अब्सेंट कर गया तो फिर वो न तो भाग समझ में आएगा उसको, न तो संविधान किसे कहते वो समझ में आएगा, नहीं तो राज्य व्यवस्था किसे कहते वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और अनुसूची किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, सब क्लॉज किसे कहते हैं, पूरा ये खाका कैसे तैयार किया गया है, कैसे ये परिवर्तन हुआ, ये सारा कुछ छूट जाएगा। इसलिए आंधी तूफान वर्षा कुछ भी है, क्योंकि मौसम अलर्ट भी है, येलो जोन में भी इधर है, 11-12 डिस्ट्रिक्ट, इधर बारिश वारिश होने की भी संभावना है। ठीक है। तो कल जरूर क्लास आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सारे बेसिक्स को समझने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे की बातों को समझने के लिए। ठीक है। तो इतना काम करके ये 2-4-5 क्वेश्चन कल डिस्कस होगा, उसके बाद से फिर आगे प्रक्रिया शुरू होगी। कोई दिक्कत? फिर धन्यवाद, मिलते हैं कल, आगे चर्चा जारी रहेगी।